नागेश्वर के जितने दोस्त थे उन सब की शादी बचपन में हुई थी। राजस्थान का रिवाज था बाल विवाह। नागेश्वर का दोस्त एक पुलिस में था, उसकी शादी बचपन में हो गई थी। उसकी भी पत्नी की विदाई नहीं करवाई गई थी। वो पढ़ने में बहुत तेज था और वह आगे पढ़ना चाहता था। उसकी माँ की तबीयत खराब हुई तो राजन से बात की थी कि मैं तुम्हारी पत्नी की विदाई करवाना चाहती हूँ। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे रोटी पानी नहीं होता। तुम्हारी पत्नी आएगी तो मेरी देखभाल हो जाएगी। राजन ने साफ मना कर दिया था कि मैं अभी अपनी पत्नी की विदाई नहीं करवाना चाहता, क्योंकि राजन ने पुलिस की नौकरी के लिए फार्म भर दिया था और उसमें वह सिलेक्ट हो गया था। और सिलेक्ट होने के बाद उसे ट्रेनिंग पर जाना था। वहाँ ट्रेनिंग भी 1.5 साल की होनी थी। इस वजह से उसे अपनी पत्नी की विदाई करवाने से मना कर दिया था। राजन की माँ उसे मनाने के लिए राजन के दोस्तों से भी बात की थी। नागेश्वर ने उसे बहुत समझाया था, लेकिन राजन ने साफ मना कर दिया था कि मैं अभी विदाई नहीं करवाना चाहता। राजन की पत्नी नागेश्वर की गांव की थी और नागेश्वर उसे बहन कहकर बुलाता था, लेकिन राजन ने नागेश्वर की बात नहीं मानी थी और वह अपने पुलिस के ट्रेनिंग में जा चुका था। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि राजन बिल्कुल बदल जाएगा। राजन देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और नौजवान लड़का था। पुलिस ट्रेनिंग के दौरान इंस्पेक्टर रमा से उसकी मुलाकात हुई। ये मुलाकात बहुत लंबी हो गई थी। इंस्पेक्टर रमा राजन को बहुत पसंद करने लगी थी। हर प्रैक्टिस के दौरान राजन को अपने केबिन में अलग से बुला लेती थी और उनकी छोटी मोटी मुलाकातें बहुत लंबी हो गई थी। इंस्पेक्टर रमा राजन को पसंद करने लगी थी। जब भी कोई प्रैक्टिस होती तो राजन को अलग से एक्स्ट्रा नंबर दे दिया करती थी। राजन के दिल में रामा ने एक नई जगह बना ली थी। राजन भी धीरे धीरे इंस्पेक्टर को पसंद करने लगा था। अब ये पसंद मोहब्बत में बदलने लगी थी। एक दिन ट्रेनिंग के बीच में ट्रेनिंग वाले बच्चों की हर जगह ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन इंस्पेक्टर रमा ने राजन की ड्यूटी को रोक लिया था। राजन अकेला ही अपने प्लाटून में था। इंस्पेक्टर रमा ने उसे अपने केबिन में बुलाया था। इंस्पेक्टर रमा भी बिल्कुल अकेली थी। राजन को बुलाने के बाद कहने लगी, राजन आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, ऐसा करो तुम कॉफ़ी बनाकर ले आओ। राजन तुरंत कॉफ़ी बनाने के लिए उठ खड़ा हुआ। इंस्पेक्टर रमा भी वहीं पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर रमा इस वक्त अपने वर्दी में नहीं थी और राजन भी अपने प्लाटून में सिर्फ बनियान में ही था। रमा ने राजन को अपनी जैकेट निकाल कर दे दी और कहा, इसे पहन लो, बहुत सर्दी है। राजन ने रमा की जैकेट पहन ली और मंदी मंदी सी मुस्कुराहट से रमा की तरफ देख रहा था। रमा कहने लगी, तुम बहुत ही हैंडसम हो, इसमें कोई शक नहीं है, और मैंने ही तुम्हारी ड्यूटी बाहर नहीं लगवाई थी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रहो। राजन कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ कॉफ़ी बनाने में बिजी था। राजन को पता था कि वह इंस्पेक्टर है और मैं सिर्फ एक ट्रेनिंग सिपाही हूँ। इंस्पेक्टर के अंदर बहुत पावर है। अगर वह अपने मन की बात करता तो भी उसके लिए ठीक नहीं था। वह सिर्फ इंस्पेक्टर रमा की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। रमा को महसूस हुआ शायद ये राजन शर्मा रहा है और वह कभी भी पहल नहीं कर सकता था। इंस्पेक्टर रमा ने तुरंत उसको अपने बाजुओं में भर लिया था और कहने लगी, राजन आज बहुत सर्दी है और मैं चाहती हूँ तुम मेरी सर्दी को मिटा दो। इंस्पेक्टर रमा की उम्र 35 से ऊपर थी। राजन की उम्र 22 साल की होगी। राजन ने कहा, इंस्पेक्टर साहिबा आपको छुट्टी लेकर अपने घर चले जाना चाहिए। आपको इस वक्त अपने हस्बैंड की ज़रूरत है। इंस्पेक्टर रमा हंसने लगी, कहने लगी, राजन मेरी अभी तक शादी नहीं हुई तो मेरा पति कहाँ से आएगा। मैंने अपने ड्यूटी और फ़र्ज़ के आगे अभी तक शादी नहीं की है और जब से मैंने तुम्हें देखा मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। और हाँ, तुम्हारी उम्र मुझसे छोटी हो सकती है, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, अब तक मैं किसी भी लड़के के करीब नहीं गई हूँ और पहली बार है मुझे ऐसे लगता है। राजन तुम्हारे अंदर वह सारी खूबी है जो मुझे चाहिए। तुम मेरी पहली और आखिरी पसंद हो। अगर तुम ना कहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन आज तुमको मुझे खुश करना होगा। राजन बिल्कुल आश्चर्य से रमा को देखने लगा था। रमा की बातें सुनकर वह तुरंत रमा के होठों से चिपक गया था, क्योंकि इस वक्त राजन भी बिल्कुल बेकाबू हुआ था। आखिर वह मर्द था, उसको इतनी खूबसूरत लड़की अपने बाजुओं में भरे बैठे ये सब बातें कर रही थी, तो वह कैसे अपने ऊपर काबू रख पाता। राजन धीरे धीरे रमा के गर्दन पर और फिर रमा के टी शर्ट को ऊपर करते उसके ब्यूटी बॉल से चिपक चुका था। रमा तो जैसे बेकाबू हुई थी, वह सिर्फ जोर जोर से सिसकियां और आहें भर रही थी। राजन धीरे धीरे रमा के बैली बटन पर आया था, वहां घंटों चूमता रहा। रमा तो पहले से ही बेकाबू थी। राजन ने एक झटके में उसे अपने नीचे करते रमा की चीखों को तेज किया था। राजन को महसूस हुआ था कि जो रमा कह रही थी वह सच था, क्योंकि रमा बिल्कुल अनछुई लड़की थी। जब राजन उसके ब्यूटी बॉल से चिपका था और इतने हल्के दबाव से उसे चूम रहा था
इतने ही दबाव में रमा की ब्यूटी बॉल बिल्कुल सूज चुके थे। उसके ब्यूटी बॉल और उसके बेली बटन से सब कुछ महसूस हो चुका था कि वह बिल्कुल कंवारी थी, जैसा कि रमा ने कहा था। अब राजन रमा को बिल्कुल रिलैक्स करता सीधा बैठा था। रमा ने राजन के कंधे पर सर रखा हुआ था। राजन ने ये नहीं बताया था कि उसकी शादी हो रखी है, लेकिन अब वह रमा को सच बता देना चाहता था और ये भी बताना चाहता था कि वह अपनी बचपन की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वह भी रमा को पसंद करने लगा है और वह रमा से शादी करना चाहता है। जब राजन ने ये सब बातें की तो रमा ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी पहली पत्नी को छोड़ दोगे और उसे डिवोर्स दोगे, तो ही मैं तुमसे शादी करूंगी। राजन की पहली पत्नी भी बहुत खूबसूरत थी। राजन ने कभी उसे देखा ही नहीं था। बचपन में जब शादी हुई थी तो उसे जरा भी याद नहीं था। नागेश्वर जब भी कहता कि तू अपनी पत्नी से मिल ले, एक बार देख ले, लेकिन राजन इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। कहता, नहीं, जब मैं उसकी विदाई करवाऊंगा तब ही उसकी मुँह दिखाई करूंगा। लेकिन अब जबकि वह पुलिस ट्रेनिंग में था और उसको रमा से मोहब्बत हो गई थी, जब वो ट्रेनिंग से वापस लौटा और उसने अपने माँ बाप को बताया, गांव में एक बड़ी पंचायत लगी थी। सभी का कहना था राजन को इस गांव से निकाल दिया जाए, क्योंकि इसने एक मासूम बच्ची के ज़िंदगी से खिलवाड़ की है। अभी उस लड़की की विदाई भी नहीं करवाई और उसे डिवोर्स देने की बात कर रहा है। पंचायत ने उसकी डिवोर्स वाली बात को रद्द कर दिया था, लेकिन वह थाने पहुंच चुका था और थाने में उसकी बचपन की शादी को रद्द कर दिया गया था। उसे आसानी से डिवोर्स मिल गई थी। जिस लड़की को उसने डिवोर्स दिया था वह सदमे की हालत में अपने दिमागी संतुलन को खो बैठी थी। उसने तो सिर्फ अपने पति के तस्वीरों से मोहब्बत की थी और वह पति उसे डिवोर्स दे चुका था और उस लड़की के माँ बाप भी बहुत रोए थे और वे लोग भी इस बाल विवाह को ही जड़ से उखाड़ने की मुहिम में जुट चुके थे। उन्हें भी बहुत जोर का झटका लगा था। उनकी जवान लड़की अपनी दिमागी हालत खो बैठी थी। नागेश्वर भी उसे अपनी बहन मानता था। वह राजन से बहुत गुस्सा हुआ था। पंचायत में उसने राजन पर हाथ भी उठाया था, लेकिन उसने पुलिस में भी कंप्लेंट कर दी थी। वह आराम से बच गया था और उसने इंस्पेक्टर रमा से शादी कर ली थी और अपने ज़िंदगी में खुश हो गया था। लेकिन उस लड़की का बहुत बुरा हाल हुआ था जिसको उसने डिवोर्स दिया था। उसी दिन उसने कसम खा ली थी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि नागेश्वर की भी बचपन में ही शादी हो गई थी और उसी दिन उसने अपनी पत्नी से वफा करने की ठान ली थी। चाहे जो हो जाए, मैं अपनी मासूम पत्नी पर इस तरह कभी भी जुल्म नहीं करूँगा। और इसी तरह मेरा रिश्ता भी तय हो गया था। उस वक्त मेरी पत्नी की उम्र बस 11 साल की थी और मेरी उम्र उस वक्त 19 साल की थी। जब मेरी शादी तय कर दी गई थी उस वक्त मेरी मंगेतर पढ़ाई कर रही थी। उसके माँ बाप खेत में खेती कर रहे थे, तभी उनके ऊपर बिजली गिरने से उन दोनों की मौत हो गई। जैसा कि हम दोनों की बचपन में ही मंगनी हो गई थी, उनके रिश्तेदार और उनके गांव वालों ने लैला को हमें सौंप दिया था। तब से लैला हमारे घर में रहती थी और मैं उससे बहुत प्रेम से बात करता था। लैला को भी पता था कि मेरी मंगनी नागेश्वर से तय हुई है और अब मेरी मम्मी पापा नहीं हैं तो मुझे इसी घर में रहना पड़ेगा। तब से ही लैला हमारे घर में रह रही थी। मेरे मम्मी पापा लैला को बहुत प्यार करते थे, कभी माँ बाप की कमी महसूस ना होने दिया। मैं भी उससे बहुत प्यार से बात करता था। वह भी हमारे घर में एकदम घुल मिल गई थी। जब लैला 15 साल की हुई तो मम्मी पापा ने मेरी शादी लैला से करवा दी। उसका दिमाग अभी बचपन में ही था और जब मेरी शादी लैला से हो गई तो वह अपने कमरे के बजाय आज मेरे कमरे में आकर बैठी थी। जबकि माँ पापा ने अभी भी शर्त रखा था, जब तक लैला 18 साल की नहीं हो जाती तुम लैला के कमरे में नहीं जा सकते। मुझे भी लैला की फिक्र थी। उस दिन जब शादी हुई माँ ने उसे मेरे कमरे में नहीं भेजा था, लेकिन न जाने क्यों लैला के दिमाग में क्या चल रहा था। मेरी धर्मपत्नी मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, हमारी शादी हुई है, आज मुझे आप अपने कमरे में क्यों नहीं लेकर आए? दुल्हन तो शादी के बाद अपने कमरे में चली जाती है ना, तो फिर आप क्यों नहीं लेकर आए अपने कमरे में मुझे? आपकी माँ ने मेरे कमरे में मुझे वापस क्यों भेज दिया? वह मुस्कुराता हुआ उसकी बात सुनकर कहने लगा, मेरी जान, अभी तो सिर्फ तुमसे शादी हुई है, अभी हमारा गबन बाकी है और जब विदाई होगी ना तब मेरे कमरे में आ जाओगी। वह उसे समझाने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए बोल रहा था। मैं कहने लगी, लेकिन अब तो तुम्हारी पत्नी हूँ और आपने तो सातों वचन लिए थे कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम तो शादी के बाद ही अपने कमरे में सो रहे हो अकेले। मैं भी अपना वचन पूरा करूंगी। मुझे भी हर हाल में अब अपने पति के साथ रहना है, तो आप मुझे बाहर नहीं भेज सकते। मुझे अकेले वहाँ बहुत डर लगता है।
वो कहने लगा, मेरी जान देख लो, बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। अगर तुम मेरे कमरे में सो जाओगी और फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। और उसकी बात सुनकर कहने लगी, मैं बर्दाश्त कर लूँगी सब कुछ, लेकिन आपके कमरे में ही मुझे रहना है। और वैसे तो मेरी सहेलियाँ कहती हैं शादी के बाद तो दुल्हन को अपने पति के कमरे में रहना होता है, और वैसे भी आज हमारी सुहागरात है ना, तो हम एक साथ क्यों नहीं सो सकते। आप जल्दी से उठिए ना। वो ये सब बातें मुस्कुराते हुए कह रही थी। एक पल के लिए तो उसकी बात सुनकर नागेश्वर का दिमाग घूम चुका था। वह कहने लगा, ये तुम कैसी फालतू बातें कर रही हो, तुम्हारी सहेलियाँ तुम्हें कैसे फालतू बातें बताती हैं। वह कहने लगी, मतलब क्या है आपका, मेरी बातों को फालतू बोल रहे हो, मेरी सहेलियों को उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो, शर्म नहीं आती आपको। वो कहने लगा, जाकर सो जाओ आराम से, दिमाग खराब मत करो मेरा। उसकी ये बात सुनकर नागेश्वर को बहुत अजीब लगा था। बहुत ज़्यादा इस बात पर भी गुस्सा आ गया था कि वह ऐसी बातों का उस छोटी उम्र की लड़की से उम्मीद नहीं कर सकता था। वह उसे गुस्से से देखे जा रहा था, उसे झकझोर कर उसे कमरे से बाहर भेजने लगा। वह जोर से भी नहीं बोल सकता था, घर में और भी लोग सुन सकते थे। अपनी आवाज़ को नीचे रखे हुए था। वह फिर से उठती कहने लगी, उठो ना, मुझे कुछ भी नहीं पता। हमारी आज सुहाग रात है, आप कैसे ऐसे सो सकते हैं। हमारी तो शादी हुई है ना, मुझे नहीं जाना अपने कमरे में। वह गुस्से में कहने लगा, देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, जाकर सो जाओ, बेकार में अपने लिए मुश्किलें खड़ी मत करो। उससे वह गुस्से में कहने लगा। तो वो कहने लगी, मुझे नहीं सोना, मेरी मुँह दिखाई भी मुझे चाहिए। कुछ भी नहीं दिया मुझे आपने, कौन करता है ऐसे भला। और मुझे आप अपने कमरे में भी नहीं सोने दे रहे। आपने अपने कमरे में तो फूल भी नहीं सजाए। वह गुस्से में कहने लगा, तुम क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो। आज पहली बार उसकी ऐसी फालतू बातों पर नागेश्वर को इस तरह गुस्सा आया था। वह तो हमेशा उसे मासूम ही समझता था, लेकिन जिस अंदाज में वह उस वक्त बातें कर रही थी उसका तो दिमाग ही घूम चुका था। नागेश्वर का अपने ऊपर से उसने एकदम से कंबल उतारकर दूर फेंका था। कंधों से पकड़कर उसे बेड पर बिठाते हुए कहने लगा, तुम्हें मना कर रहा हूँ इस चीज़ से, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती। खबरदार, जो दोबारा किसी तरह की कोई फालतू बात तुमने करने की कोशिश की तो तुम आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाओ। उसने उसके गिरेबान से नागेश्वर को पकड़ते हुए उसे अपने पास किया और कहने लगी, मैं नहीं जाऊंगी, समझे। अब वो कहने लगा, मुझे पता है तुम जिस चीज़ की डिमांड कर रही हो वो तुम्हारे लिए अभी नहीं बनी। जिस चीज़ की तुम इच्छा मुझसे कर रही हो वह हकीकत में क्या है, अगर अपना असली रूप मैं तुम्हें दिखाऊं तो तुम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी मुझे। वह गुस्से में जिस तरह बात कर रहा था, लैला को लगा जैसे उसकी जान भी निकाल देगा। और वह डर भी रही थी उससे, लेकिन जिद उसकी वहीं की वहीं अटकी थी। वह बार बार कह रही थी कि उसको अभी इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह सिर्फ पंडित जी की बातों को अपने दिमाग में बसाकर वह मुझ तक पहुंच गई थी कि तुम्हें अपने पति का साया बनकर रहना होगा। लेकिन उसे क्या पता था, अभी वह इस काबिल नहीं थी। लेकिन उसके बचपना ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। और वे बार बार पंडित जी की बातों को याद दिला रही थी। पंडित जी ने कहा था उसकी हर मांग पूरी करनी है, वह उसकी हर चीज़ पूरी करेगा। लेकिन उसे देखकर नागेश्वर अब ज़्यादा कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था, जिसकी वजह से वो उसे कमरे से बाहर भेजने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो जा नहीं रही थी। उसने उसको बाजू से पकड़कर गुस्से से कमरे से निकाल दिया। वे बार बार दरवाजे पर खड़ी होकर दरवाज़ा बजाने लगी और कहने लगी, मुझे अपने कमरे में नहीं जाना, मैं पत्नी हूँ ना, आपकी शादी हुई है ना आपसे, आपने मेरे साथ सातों वचन निभाई है, मुझे आपके कमरे में ही रहना है आपके साथ। प्लीज़ खोलिए ना दरवाज़ा। नागेश्वर के दिल को कुछ हुआ था। बचपन से हमेशा उसका ख्याल रखता आया था। उसने जिस तरह उसे लाड प्यार से पाला था। वह बच्ची थी 11 साल की, वह उसके पास जब आई थी कितनी मोहब्बत करता था उससे, यूं रो रो कर कह रही थी। नागेश्वर खुद से दूर उसे रखने की कोशिश कर रहा था। लड़की किसी भी हाल में उसके कमरे में ही सोना चाहती थी। नागेश्वर ने कमरे का दरवाज़ा गुस्से में खोला था और बाजू से उसे पकड़कर बेड पर लाकर पटक दिया और कहने लगा, ये क्या तमाशा बना रखा है तुमने, ये सब फालतू की बातें किससे सुनी हैं, बताओ मुझे। अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो, कल 2-3 बच्चे हो जाएंगे तो तुम क्या संभाल लोगी उन्हें। तुम अभी बहुत नासमझ हो, इस वजह से तुम मेरे सोए हुए जज्बात ना जगाओ। वह बहुत गंभीरता से बोल रहा था। वह कहने लगी, मुझे पता नहीं, मुझे तो सिर्फ आपके कमरे में रहना है, आपके कमरे में मुझे सोना है, आपके पास ही रहना है मुझे, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ, आपसे मेरी शादी हुई है, आपने मेरे साथ सातों वचन निभाई है। अब पति पत्नी शादी के बाद एक साथ ही रहते हैं ना। मैं कोई बात नहीं मानती, मुझे बस आपके साथ रहना है। मुझे आप जानबूझकर खुद से दूर कर रहे हैं ना, मैं अच्छी नहीं हूँ ना, इसी वजह से आप ऐसा कर रहे हैं ना।
नागेश्वर को उसकी बातें सुनकर उसका दिमाग घूम चुका था। गुस्से में उससे कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें कि तुम इस रात को क्या बचपना समझकर बैठ गई हो। नागेश्वर ये कहकर गुस्से में उसे बेड के पीछे की तरफ धक्का दिया और उसके ऊपर झुकता जोर से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वो कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया था, लेकिन उससे वह अब दूर होने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसने साइड पर पड़े हुए लैंप को भी हाफ कर दिया था। बिल्कुल अंधेरे में कमरा छुपा हुआ था और पूरे कमरे में उसकी सिसकियां गूंज रही थी। नागेश्वर को कुछ भी अंदाजा नहीं था। अपने सारे हक वसूल उससे कर चुका था। जब पूरे होश में आया, नागेश्वर उसके तरफ देखता रहा। वह रो रही थी। उसके तरफ देखकर नागेश्वर कहने लगा, क्या हो गया? हर चीज़ की तो खुद ही इच्छा कर रही थी ना, अब ये रोना धोना क्यों मचाया हुआ है? यही होती है असली सुहाग रात, जिसकी तुम बहुत देर से इच्छा कर रही थी और मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। तुम अपने जिद पर अड़ी हुई थी। तुम्हें तो बस भूत सवार था। मुझे सुहागरात मनानी है तो फिर भुगतो, क्यों रो रही हो? और ज़्यादा शोर न मचाओ, बाहर कोई सुन लेगा तो फिर क्या मुंह दिखाओगी? वह उसे गुस्से में देख रहा था। उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वह धीमी धीमी आवाज में रो रही थी। कहने लगी, आप बहुत बुरे हो, अब मुझे आपके साथ नहीं रहना एक कमरे में। गुस्से से चिल्लाया था, पहले तुमने मेरे सोए जज्बात जगा दिए, अब ड्रामा कर रही हो इस कमरे में नहीं रहना। अब तुम्हें पंडित जी के कहे गए मंत्र और बात याद नहीं आ रहे? कुछ देर पहले तो इतनी बवाल कर रही थी, मुझे तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना। अब पल भर में क्या हो गया? अब निभाओ सातों वचन, यही होती है शादी और सुहागरात। वचन जिसकी तुम्हें समझ नहीं थी और तुम जिद लगाकर बैठ गई थी। तो अब ज़्यादा आनाकानी करने की ज़रूरत नहीं और तुम्हें इस कमरे से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं। अब तुम्हें इसी तरह अपने पति को हर रात खुश करना होगा। वह उसकी बातों को सुनकर डर गई थी और फिर बाहर जाने लगी। उसे पीछे की तरफ नागेश्वर ने धक्का दिया और कहने लगा, खबरदार, अब कमरे से तुमने बाहर जाने की कोशिश की तो तुमने खुद ही नागेश्वर के जज्बात को जगाया था। तुम्हें तो अब बर्दाश्त भी करना और सहना पड़ेगा। ये सब चिल्लाकर कह रहा था और वह उससे डर भी रही थी। कहने लगी, बहुत बुरे हैं आप। वह कहने लगा, हाँ मेरी जान, मैं बुरा ही हूँ, वह भी बहुत बुरा। इसी वजह से मैं तुम्हें कह रहा था कि दूर रहो मुझसे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सुहाग रात मनानी थी ना। तुम्हें तो मेरे पास ही सोना था। पहले तो मैं तुम्हें बच्ची समझ रहा था, क्योंकि शादी जैसे पवित्र रिश्ते में तुम मेरी पत्नी थी और मेरे बीच दूरियां थी। उस नज़र से ना ही मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन एक औरत हो और मेरी धर्म पत्नी भी हो। मैं कैसे तुम सामने बैठी हो और मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता। एक मर्द के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाती है, अपने ऊपर कंट्रोल करना। तुमने खुद ही मेरे जज्बात को हवा दी थी। वो बोले जा रहा था और उसे धीरे धीरे छू रहा था तो वह पीछे की तरफ उससे दूर होने लगी और नागेश्वर के हाथ को झटक दिया। कहने लगी, मुझे हाथ भी मत लगाना और मेरे पास भी मत आना, वरना रोने लग जाऊंगी। वो कहने लगा, तुम तो पहले ही रो रही हो। उसे अपने बाजू में जकड़कर उसे बड़ी तसल्ली से देख रहा था। उससे दूर होने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वह उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वह ना तो उससे दूर हो पाई और ना ही वह उससे खुद को छुड़वा पाई थी। हार मानकर उसके सीने पर सर रखकर सो गई। उसके मासूम चेहरे को जब नागेश्वर ने देखा था, उसके चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत सजाए, वह नींद की वादियों में जा चुकी थी। उसने लैला के मुंह पर झुक कर किस किया था। वह कभी इतने पास उसके नहीं जाना चाहता था, ना ही किसी तरह का उसे अपना हक वसूल करना चाहता था। पछतावा अब उसे हो रहा था। वह कम उम्र की लड़की थी। वह उस रात को सहने के लायक नहीं थी। उसके करीब आया तो उसे भी डर लगने लगा था, कहीं वो मुझसे डरने न लग जाए। वो बहुत प्यार और मोहब्बत से रखता था हमेशा से, लेकिन अब उसके साथ जो सुहाग रात मना चुका था, कहीं ये रात उसके दिल में नागेश्वर के लिए नफरत पैदा न कर दे। उसकी आंख सुबह खुली तो वहाँ मौजूद नहीं थी। कमरे में वह जल्दी से फ्रेश होने के बाद नागेश्वर दरवाज़ा खोलकर जल्दी से नीचे आया था। उसे डर भी महसूस हो रहा था, कहीं वह सब कुछ सुहागरात की बातों को सबको बता न दे। उसके अंदर जिस तरह अभी तक बचपना था, वह कुछ भी किसी को भी बता सकती थी। जब वो नीचे आया तो टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी। वहाँ पर सभी फैमिली बैठे हुए थे और वहाँ पर बिल्कुल चुप्पी छाई हुई थी। फिर बागेश्वर साहब कहने लगे, इस मासूम बच्ची के साथ तुम ऐसा करोगे, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। नागेश्वर अपने पिता की तरफ एकदम से देखा था। कहने लगा, क्या मतलब है आपका पापा? कुछ समझा नहीं। अंदर ही अंदर वो बिल्कुल डर सा गया था। उसे यकीन हो चुका था शायद सुहागरात के बारे में उसने सब कुछ बता दिया है। शर्मिंदा भी हो रहा था। तभी उसे अब लैला पर बहुत गुस्सा आया था। वह लैला की तरफ खून भरी निगाहों से देख रहा था। वह कहने लगे, देखो अभी शादी को 1 दिन हुआ है और तुमने इतनी जल्दी बच्ची को डांटना भी शुरू कर दिया। आखिर क्या वजह थी? तुमने बच्ची को क्यों डांटा भाई? खबरदार, जो तुमने उसे दोबारा डांटा
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पति बन गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस पर रौब झाड़ोगे। वह गुस्से में बोल रहे थे और उसने लैला की तरफ देखा था। मुंह फैलाए उसकी तरफ देखे जा रही थी। उसने एक बार भी नागेश्वर से बात नहीं की थी। नागेश्वर ने उसे बहुत बार बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वह उसे बात भी नहीं कर रही थी, उसे बोल भी नहीं रही थी। और ये सब देखकर नागेश्वर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रात को वह काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा कि शायद वह उसके कमरे में अब नहीं आएगी। तभी रात के करीब 10 बजे वह अपने कमरे से निकलकर उसके कमरे की तरफ गया तो वह सामने ही बेड पर मज़े से सो रही थी। ये देखकर नागेश्वर के तन बदन में आग लग चुकी थी। उसकी नींद हराम करके वह इतने आराम से सो रही थी और उसके पास आया और उसे हिलाकर उठाता हुआ कहने लगा, मैडम उठो, कब से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम आई क्यों नहीं? वह कहने लगी, आप कब मुझे अपनी पत्नी समझते हैं? मुझे आपके पास नहीं आना, बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरी हरकतें करते हो। वह गुस्से में बोले जा रही थी। नागेश्वर उसको कंधों से पकड़कर कहने लगा, हम पति पत्नी हैं, इस बात को समझने की कोशिश करो। वैसे भी तुम क्यों ड्रामा कर रही हो? तुमने ही तो सुहागरात मनानी थी, तुमने ही तो जिद किया था और मैंने वही सब किया है। और खबरदार इस बारे में किसी को भी बताने की कोशिश की। वह कहने लगी, अगर आप दोबारा मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं सबको बता दूंगी। और कहने लगा, ठीक है, फिर तुम बताकर देखना। अगर तुमने किसी के सामने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नागेश्वर के बिगड़ा हुआ मूड देखकर वह डर चुकी थी। कहने लगी, गलती हो गई, मैं दोबारा आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगी कि मुझे आपकी पत्नी बनना है या कुछ भी करना है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगी, मुझे छोड़ दीजिए, आप अपने कमरे में जाइए। वह डर गई थी। कल वाली रात से उसे अब बहुत डर लग रहा था। बड़ी मासूम बनकर कहने लगी, मुझे क्या पता था ये सब होता है सुहाग रात में। मैं तो समझी थी कि आप मुझे मुंह दिखाई दोगे, सोने का हार होगा या कोई कंगन होगा, उसके बाद आप सो जाओगे। मुझे क्या पता था उस रात को आप ये सब भी करोगे। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी इस चीज़ की डिमांड न करती। भगवान के लिए अब आप अपने कमरे में सो जाओ। मैं कल से ही दर्द में तड़प रही हूँ। मैं अब और ज़्यादा आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब वह बहुत डर महसूस कर रही थी, जिसकी वजह से उसके पास भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वह कहाँ उसे छोड़ने वाला था। वह रोती रही, उसे गोद में लिए अपने कमरे में आ चुका था। लैला, अब ये कभी नहीं हो सकता, अब तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना ही होगा। और हाँ, तुम इतनी छोटी भी नहीं, तुम्हें डेट भी आती है। अब तुम अपने पति को खुश करना सीखो। और जितने भी पति पत्नी होते हैं यही सब होता है। शादी का मकसद ही यही होता है। पति और पत्नी एक दूसरे को शारीरिक सुख देते हैं और उनकी खुद की मर्जी होती है। अब मैं तुमसे पल भर भी दूर नहीं रह सकता। तुम मेरी बातों को समझो, मेरे पास मेरे कमरे में चलो, मैं तुम्हें फूल की तरह सींचूंगा। नागेश्वर आज फिर एक बार उसके साथ वह सब कुछ कर चुका था। वह उसके गोद में सो रही थी, रो रो कर उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें बन चुकी थी। वह उसके गालों पर किस कर रहा था। वह सो चुकी थी। वह मुस्कुराता हुआ बार बार उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। कहने लगा, मेरी जान, मैं कभी तुम पर इतना जुल्म ना करता अगर तुम खुद से मेरे पास ना आती। तुमने खुद से मेरे पास आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब नागेश्वर कभी तुमसे दूर नहीं जा सकता, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। नागेश्वर की धर्मपत्नी हो। शायद नागेश्वर बचपन से ही तुमसे मोहब्बत करता था। अब मैं तुमसे एक पल की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह मोहब्बत और नरमी से बोल रहा था और वह सोई हुई थी, गहरी नींद में सोई हुई थी। उसके बाद ऐसा ही होने लगा। घर में किसी को भी नहीं मालूम था कि पिछले कुछ दिनों से रंजना देवी देख रही थी। लैला बिल्कुल चुप चुप सी घूमती रहती है। अजीब सी उसकी हालत होती जा रही थी। उसकी हालत देखकर उन्हें बहुत कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन बोलने से परहेज कर रही थी। आज भी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सुबह से बार बार उल्टियाँ किए जा रही थी। उसको बाजू से पकड़कर कमरे में ले गई और कहने लगी, लैला बेटा, तुमसे एक बात पूछूंगी, सच बताना। वो कहने लगी तो लैला ने अपनी निगाहें चुरा ली और बोल रही थी। वो कहने लगी, देखो लैला, मैं बहुत आराम से तुमसे पूछूंगी। लैला के चेहरे पर उन्हें डर की परछाइयाँ दिखाई दे रही थी। शायद उन्हें अब पूछना नहीं चाहिए, वो पहले उसका चेकअप करवा ले। कहने लगी, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। वे कहने लगी, नहीं माँ जी, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, बस मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और नरमी से बोल रही थी, लेकिन आंटी ने पास के डॉक्टर को ही बुला लिया था। उसका चेकअप करने के बाद कहने लगी, हे भगवान, आपकी बहू तो पेट से है, माँ बनने वाली है, तुमने उसकी शादी भी कर दी और हमें बताया तक नहीं। ये सब मुस्कुराते हुए बोले जा रही थी। जबरदस्ती रंजना देवी ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई थी। बिल्कुल भी उन्हें अंदाजा नहीं था वह लैला के साथ ये सब कुछ कर सकता है, जबकि उन लोगों ने अभी लैला की विदाई नहीं की थी। अभी तो उसकी गबन होनी बाकी थी।
उन लोगों ने सोचा वे तो 5 साल इंतज़ार करेंगे, उसके बाद वह दोनों एक होंगे। जहाँ उनके बेटे ने इतने साल इंतज़ार किया, कुछ साल और इंतज़ार कर लेगा। अब उन्हें अपने बेटे पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्हें अंदर की बात नहीं मालूम थी। अभी 1 महीना हुआ था उन दोनों की शादी को, और 1 ही महीने में लैला के साथ उसने, जबकि वो पहले शादी करने के लिए तैयार भी नहीं था। उसके बारे में लैला को कुछ भी मालूम नहीं था। वह कैसे भला अपनी हालत समझ सकती थी। रंजना देवी डॉक्टर के जाने के बाद लैला के पास आई और कहने लगी, एक बात करनी है लैला बेटा तुमसे। जी माँ जी, वो कहने लगी, देखो लैला, अब तुम माँ बनने वाली हो। एकदम से उसने माँ जी की तरफ देखा। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? वह घबराते हुए शब्दों में बोली थी, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं माँ बनने वाली हूँ। कैसे? वह डरते हुए रंजना देवी से सवाल कर रही थी। माँ जी की बात सुनकर उसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था। माँ जी कहने लगी, देखो बेटा, ये वक्त सारी लड़कियों पर आता है। लेकिन वह कहने लगी, मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? इतनी जल्दी माँ बनने वाली लड़कियाँ तो बड़ी होती है ना, तो मैं कैसे माँ बन सकती हूँ? वह नरमी से बोले जा रही थी। कहने लगी, अब इतनी भी छोटी नहीं हो लैला बेटा, अब आप 15 साल की हो, पता होना चाहिए आपको। शादी जब हो जाती है तब फिर उसके आगे और ज़्यादा कुछ नहीं बोली थी और कहने लगी, अब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। जब नागेश्वर रात को घर आया तो रंजना देवी कहने लगी, नागेश्वर, खाना खाने के बाद प्लीज़ मेरे कमरे में आकर मेरी बात सुनो। वह कहने लगा, क्या हुआ मम्मी, सब ठीक तो है ना? वह कहने लगी, हाँ सब ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसी वजह से तुम मेरे कमरे में आ जाना। फिर वह खाना खाने के बाद रंजना देवी के कमरे में चला गया। तो फिर रंजना देवी कहने लगी, मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे लैला के साथ। लैला की उम्र देखी है तुमने, वह कितनी छोटी है और नासमझ है। वो बिल्कुल नासमझी में उसकी बात सुनकर रंजना देवी की तरफ देखकर कहने लगा, क्या हुआ मम्मी? वह बोली, पूछो क्या नहीं हुआ? वह लड़की प्रेग्नेंट है लैला, माँ बनने वाली है। क्या तुमने नहीं देखी उसकी हालत? क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रही उसकी कंडीशन? ये सब कुछ गुस्से में बोले जा रही थी और चुप से उनकी बात सुन रहा था। और फिर एकदम से कहने लगा, वाह माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है और आप इस बात पर इतना चिल्ला क्यों रही हैं? ये सब बातें बहुत नॉर्मल अंदाज में बोल रहा था, उसके लिए जैसे कोई नई बात होगी। कहने लगी, क्या तुमने लैला की उम्र देखी है? वह लड़की कितनी छोटी है अभी। वह कहने लगा, क्या हो गया मम्मी? मम्मी, ये बात तो आपको पहले सोचना चाहिए था। वह छोटी उम्र की है, उसके दिमाग में तो पंडित जी की सारी बातें चल रही थी। हर हाल में पति के साथ रहना है, हर सुख दुख में पति का साथ देना है। उसे ये थोड़ी पता था कि साथ रहना उसे कितना महंगा पड़ सकता है। आखिर उसके दिमाग से ये गलतफहमी तो निकालना था ना, जो वह जिद करके बैठी थी। अब छोड़ो इन बातों को और खुशियाँ मनाओ। तुम माँ बाप को तो अपनी ही करनी होती है, बच्चों की तो सुननी ही नहीं होती। अब क्या रोना धोना लगा रखा है? छोटी उम्र की है, छोटी उम्र की है, अब सिर्फ खुशियाँ ही मनाई जाएगी। मम्मी, वो मेरी पत्नी है, मैंने कोई पाप नहीं किया। जब मेरी धर्मपत्नी मेरे कमरे में हो, मेरे पास हो और वह अपना हक मांग रही हो, तो मैं पीछे कैसे हो सकता था? मैंने पहले कभी उसको उस निगाह से नहीं देखा था, लेकिन अब वो मेरी पत्नी थी, मेरे कमरे में आती थी, मेरे बेहद करीब सोती थी, तो बस उसके आगे और ज़्यादा कुछ नहीं बोला था। कहने लगी, फिर ठीक है, शादी तो हो चुकी है, हम गवन का रस्म भी कर लेते हैं, नहीं तो कल गाँव वाले और रिश्तेदार हम पर हंसेंगे। बिना विदाई के बच्चा कैसे हो गया? अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो बच्चा आने में ज़्यादा देर नहीं होगी। इससे बढ़िया है कि हम पहले ही विदाई का रस्म कर लेते हैं। 2 दिन के बाद उन दोनों की विदाई की रस्म थी और आज उसे खुद उसकी सास ने उसे उसके कमरे में छोड़ा था। बागेश्वर साहब भी बहुत ज़्यादा खुश थे। कहने लगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लैला तो अब बहुत ज़्यादा डरी सहमी रहने लगी थी। अब विदाई भी हो चुकी थी, अब तो सभी लैला से बहुत मोहब्बत करने लगे थे। नागेश्वर को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हुआ था। अब तो लैला माँ भी बनने वाली थी, उसे इतनी बड़ी खुशखबरी देने वाली थी। उसके पैर ज़मीर पर नहीं टिक रहे थे, लेकिन वह अब चिड़चिड़ी सी हो गई थी। अब लैला अपने पास नागेश्वर को आने नहीं देती थी, दूर दूर भागती थी। हर वक्त उससे कहती थी, मेरे पास मत आया करो, मुझसे दूर रहा करो, तुमसे डर महसूस होता है मुझे। जो उससे मोहब्बत से बात करने वाली लड़की थी, अब उससे नफरत होती जा रही थी। भगवान ने उसे 9 महीने के बाद एक चांद से बेटे को जन्म दिया था और मुस्कुराते हुए बोला, लैला तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे पिता बनाया। लैला उसे देखती हुई कहने लगी, यह हमारा बेटा है ना? नागेश्वर की मुस्कुराहट ही गायब नहीं हो रही थी। अब लैला धीरे धीरे ठीक होने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ वह ठीक भी होने लगी थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा अब नागेश्वर को होने लगा था। वह खुद को बड़ी किस्मत वाली समझने लगी थी।
उसको उसका पति बहुत ही अच्छा मिला था। उसके 8 साल के बाद उसने एक बेटी को और जन्म दिया था। उनके घर में खुशियाँ दुगनी हो गई थी। लैला अब जब भी नागेश्वर के साथ सोती थी तो वह अपनी पहली रात को ज़रूर याद करती थी। मैं कितनी नासमझ थी, लेकिन अब मोहब्बत में नागेश्वर को हमेशा हरा देती थी। नागेश्वर उससे बहुत प्यार करता था, वह भी नागेश्वर को बहुत चाहती थी। इस तरह हुई थी उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।